दवाइयाँ हैं वो DNA तक पहुंच के बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकती, सिर्फ अल्लाह ताला के बनाए न्यूट्रिएंट्स में एबिलिटी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए रास्ता है, वो सब ने करनी है कि कुछ घंटे दिन में मुंह बंद रखना। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आसान मतलब है, जो स्ट्रेस वाली बेली है वो स्ट्रेस वाली बेली है, उस पर एक्सरसाइज से फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी सी सिंपल स्टेटमेंट है हाफिज साहब कि एक अनाज किसी के लिए सजा और किसी के लिए शफा हो सकता है। एस्ट्रोजन जब रुखसत होता है वो अपने साथ अपने सारे फंक्शंस भी ले जाता है, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप कुछ एहतियात करती हैं तो। मैं आपको बता दूं, जो औरत का जिस्म है वो यूट्रस को निकलना एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट, मूड भी अच्छे हुए हैं, उनकी डबल चिन भी गायब हुई है, उनका वजन भी कम हुआ है, उनके पीरियड्स भी रेगुलर हुए हैं माशाल्लाह। बहुत सारी से कंसीव भी किया। शतावरी इज मैजिकल। आप लोगों को मैं ये बेटा बता दूं कि PCOS इज अ प्रिकर्सर टू बांझपन। आप बांझपन को गले लगा रही हैं। ये जो जंक फूड है ये आपके सारे के सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। PCOS भी आपके पास इसी वजह से होता है। मुझे तो समझ नहीं आती ये कौन सी कामयाबी है जो रात को जाके टीनेजर्स दे रहे हैं। मैं डॉक्टर भी बन गई, उसके बाद मैंने 2 डिग्री और भी कर ली हैं, अभी मैं 2 बिजनेस भी चला रही हूँ, लेकिन मैं तो रात को 9 बजे सो जाती हूँ। ओमेगा 3 आपके पास अंडे की जर्दियों में होता है, ओमेगा 3 आपके पास मछली में होता है, ओमेगा 3 आपके पास 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी में होता है। देखिए जी, 21 साल की उम्र तक लड़कों के जबड़े का भी साइज बढ़ता है और कद भी बढ़ता है, और लड़कियों का 18 साल की उम्र, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे पेशेंट्स की सिर्फ गंदुम छुड़वा के मैंने बच्चों का कद बढ़ाया है। अगर आपके बच्चे रात को जागते हैं, रात को जागने से ग्रोथ हार्मोन कम होता है। क्यों? देखिए जी, जैसे सिगरेट में निकोटीन है, चाय में कैफीन है। बहुत सारे लोग हैं वो बाथरूम नहीं जा सकते, स्टूल पास करने नहीं जा सकते अगर वो चाय का कप ना पिए। वैसे मैं बता दूं कि आपके फूड को जब आप खाना खाते हैं ना, कंप्लीटली सिस्टम से निकलने में 36 घंटे लगते हैं। कुछ हर्ब्स बताऊंगी जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन बूस्ट कर सकते हैं, ये मेरे पास हैं। 50 के बाद मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो है वो रैपिडली डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। स्किन रेडिएट करे तो वो एक अलग ही तरह की खूबसूरती होती है। मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, चाहे महंगे प्रोसीजर्स हों, सेफ प्रोसीजर्स हों, कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करने के। उनके बेस्ट चीज ये आपके पास कि आप शुगर ना लें। जितनी जल्दी शुगर आपको बुढ़ा करता है ना, और वेजिटेबल ऑयल आपको बुढ़ा करता है, कोई नहीं बुढ़ा कर सकता। कोलेजन देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी में है ना। कोलेजन आपका वो प्रोटीन है ना जो स्किन की तनाव, इलास्टिसिटी, जवानी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में है। आंवला, एलो और हल्दी से बेहतरीन मास्क स्किन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ हाफिज साहब के मुंह पे ब्लीच करना भी बैन करना चाहिए। आपके बच्चे जैसे ही खाना शुरू करते हैं, प्लीज आप कोशिश करें कि आप उनको हफ्ते में कम से कम 3 बार 6 से 8 आउंस फिश की सर्विंग दें। ब्रायलर की तो मेरे बात की सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अगर आपको ये सोचना हो कि आपके पास बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन है, मुर्गी और गोश्त में से, तो गोश्त यहाँ है और मुर्गी यहाँ है। दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच फूड आपके पास पता है कौन सा है? बीफ का लिवर। बीफ के लिवर से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर किसी एक खाने में आप मुझे लाके दिखा दें तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूं। आप चाहती हैं ना आपके बच्चे फौलाद बन जाएं, रज के गोश्त खिलाएं, तो वजन कम करना किस मौसम में आसान हुआ? सर्दियों में आसान हुआ, जब खुद भी मैं ये नहीं फॉलो कर पाती हूँ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन नहाना हमेशा ठंडे पानी से चाहिए। माँ बाप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो प्लीज खुदा के वास्ते अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट पर खुशामदीद। हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे कोई भी बंदा डॉक्टर बन सकता है। आप चंद दिन किसी डिस्पेंसरी में काम करें, आप डॉक्टर हो जाते हैं। फार्मेसी पे लोग चंद दिन खड़े होकर डॉक्टर बन जाते हैं। नीम हकीम जो है वो पूरे हकीम या डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो हकीकत में डॉक्टर नहीं होते। अब उन्हें कुछ पता नहीं होता। मैंने आज जिन शख्सियत को दावत दिया, हमारे मुल्क में डायटिशियन भी हैं, हमारे मुल्क में इस तरह के और लोग हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो आपकी डिग्री है, जो आपकी बात है, वो लोगों को वही बताएं कि हम ये हैं। हम जब खाने पीने की बात करते हैं तो जब एक डॉक्टर खाने पीने की बात करेगा तो वो बताएगा इसका आपकी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, उसके पास दोनों नॉलेज है। तो इसलिए मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है, ये आप इनको एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी देखते हैं, डाइटिशियन भी देखते हैं, लेकिन ये असली वाली डॉक्टर है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सहर चावला। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। और मैंने इंट्रोडक्शन सही करवाया था, असली वाली डॉक्टर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थोड़ा सा बता दें कि आप अगर असली वाली डॉक्टर है तो आप किधर निकल आएंगे ये लोगों को गाइड करने के हवाले से? अच्छा, द थिंग इज दैट एक बड़ा फेमस कोट, एक बड़ा मेरा पसंदीदा कोट है कि एनी डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विद डाइट शुड नॉट बी ट्रीटेड विद मेडिकेशन। तो मॉलेज कौन होता है? मॉलेज डॉक्टर होता है ना। तो मॉलेज होने का पहला असूल क्या है आपके पास कि जो बीमारी है उसको आपने खुराक से ट्रीट करना है, और अगर आप खुराक से ट्रीट नहीं कर सकते फिर आपने दवाई से ट्रीट करना है। तो मॉलेज होने का हक जब सिर्फ डॉक्टर के पास है और ट्रीट करने का जो पहला स्टेप है वो खुराक है, तो अगर डॉक्टर खुराक की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऑल्सो जो बीमारी का ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टम का ट्रीटमेंट नहीं होता, आप बीमारी को जड़ से ट्रीट करते हैं। जब आप बीमारी को जड़ से ट्रीट करते हैं इसका मतलब है कि आपने
आपने सेल के कोर को, उसके डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को मुतासिर करना है। तो ये मैं आपके चैनल के थ्रू सबको बताती चलूं, क्योंकि माशाल्लाह आपकी इतनी रीच है कि जो दवाइयां हैं वो डीएनए तक पहुंच के बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकती, सिर्फ अल्लाह ताला के बनाए न्यूट्रिएंट्स में एबिलिटी है सेल के डीएनए को इन्फ्लुएंस करने की और उसको ट्रीट करने की। अ डॉक्टर इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट एंड अ डॉक्टर शुड बी ऑल अबाउट ऑथेंटिक ट्रीटमेंट। ऑथेंटिक ट्रीटमेंट इज थ्रू डाइट, इसलिए डॉक्टर सहर चावला डाइट की बात करते हैं। जबरदस्त। थोड़ा सा पहले मैं फिर अपने आप से शुरू करता हूँ, बल्कि आपने शायद बात करते जब खुराक की बात की तो आपने मुझे भी देखा कि ये खुद तो सेहतमंद है नहीं। पेट कम करने का क्या तरीका है? मैं मतलब एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकता, और टफ रूटीन है, बिजी है, ट्रैवल है इधर उधर, तो क्या कोई ऐसी गजाएं हैं जिसे खा के पेट कम हो जाए? अच्छा, दिस इज अ लवली क्वेश्चन। इस पर मैंने एक बार पहले भी बात की थी कि पेट एक टाइप का नहीं होता ना, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बेलीज। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओबेसिटी दो टाइप की है, एक एप्पल शेप्ड, एक पियर शेप्ड। सेंट्रीपीटल ओबेसिटी खतरनाक वाला मोटापा, यानी वो वाला मोटापा जो दिल की बीमारी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के साथ एसोसिएटेड है, इवन के इन द लॉन्गर रन अल्जाइमर्स और कैंसर के साथ भी एसोसिएटेड है, जिसमें आपके पास पेट मोटा हो जाता है, ठीक है, और टांगे और बाजू पेरिफेरीज पतली हैं। दूसरी पियर शेप्ड मोटापा, जो ज्यादा खवातीन में देखा जाता है कि नीचे वाला हिस्सा आपका चौड़ा होता है, टांगे और थाइस बहुत मोटे होते हैं, ऊपर से आप कंपैरेटिवली पतले होते हैं। जो सेंटीपीटल ओबेसिटी उसमें भी दो टाइप्स हैं, उस पर अब मैं आने लगी हूं, यानी एप्पल शेप्ड सेब वाली शेप। जो पियर शेप नाशपाती वाली है वो भी दो टाइप्स हैं, उस पर भी मैं आने लगी हूं। जो पियर शेप्ड होती है वो कंपैरेटिवली इतनी खतरनाक नहीं होती है। वो कौन सी होती है? या वो हार्मोन्स की वजह से होती है, और हमें पता है हार्मोन्स औरतों में ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अब जिस तरह का पेट निकला हुआ उसी तरह का ट्रीटमेंट होगा, हर तरह का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और पियर शेप थोड़ी सी आपके पास थायराइड बेली भी होती है। थायराइड अगेन हार्मोन है, यानी या आपका फीमेल हार्मोन डिस्टर्ब है, एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है बहुत ज्यादा, टॉक्सिक वाला एस्ट्रोजन, अच्छा और बुरे वाला ज्यादा है, या आपका एस्ट्रोजन बहुत लो है, या आपका थायराइड हार्मोन बहुत लो है। जो सेंट्रीपीटल ओबेसिटी आपके पास, वो भी दो तरह की है, एप्पल शेप जिसमें पेट गोल निकला हुआ है, या तो जनाब आपको एड्रीनल बेली है। एड्रीनल बेली का मतलब है स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल ज्यादा है। कॉर्टिसोल जब ज्यादा हो वो हमेशा बेली फैट आपके पास जो है उसको डिपॉजिट करता है, या आपके पास फैटी लिवर है, उसमें भी आपके पास ये वाला मोटापा होता है। मैंने आपको 4 मोटापे बता दिए और 2 बॉडी टाइप्स बता दी। हर तरह के पेट का मुख्तलिफ इलाज है। अब फॉर एग्जाम्पल फैटी लिवर से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपका फैटी लिवर, आपको सेंट्रीपीटल ओबेसिटी है, एक काबिल डॉक्टर ने रूल आउट कर दिया कि भाई आपका ये वाला, आपका फैटी लिवर वाला मोटापा है। अब मेरे पास मैं वो खाने नहीं दूंगी इस पेशेंट को जिसको लिवर ज्यादा मेटाबलाइज करता है। क्यों? क्योंकि उसका लिवर पहले ही बीमार है, वो पहले ही फैटी है, उसके सेल पहले ही डैमेज है। अब लिवर पे प्रोटीन का लोड अगर आप अब ऐसे पेशेंट को मैं कीटो नहीं कराऊंगी, हालांकि बहुत सारी जगहों पे कीटो हेल्दी होती है, कीटो अच्छी होती है, मैं आपको बताऊंगी मैं कीटो किसको कराऊंगी। लेकिन किसी का फैटी लिवर है ना, मैं उसको कीटो नहीं कराऊंगी, मैं उसको कीटो ज्यादा नहीं कराऊंगी, क्योंकि प्रोटीन का लोड अगर ज्यादा जाएगा ना तो ऑलरेडी उसका लिवर ठीक फंक्शन नहीं कर रहा, उसको कंपैरेटिवली आप वेजिटेरियन प्लान पे डालेंगे। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए रास्ता है, वो सब ने करनी है कि कुछ घंटे दिन में मुंह बंद रखना। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आसान मतलब है, और सिर्फ कुछ घंटे, वो उस पे भी मैं बात करती हूँ, हर एक पे डिटेल में हम इंशाल्लाह कर सकते हैं। और कुछ घंटे आपने खाना है। फॉर बिगिनर्स कोशिश करें कि कम से कम 16 घंटे दिन में कुछ ना खाएं, 8 घंटे की ईटिंग विंडो रखें, लेकिन उसमें 8 घंटे थ्रू आउट ना चढ़ते रहें, स्नैकिंग ना करें जो फैटी लिवर वाले लोग हैं, क्योंकि जितने भी फैटी लिवर वाले लोग होते हैं उनके इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं, और हमने इंसुलिन को पालतू बनाना होता है, इंसुलिन को टेम करना होता है, तो उसको पट्टा डालने के लिए बहुत जरूरी है कि आप स्नैकिंग ना करें, आप दिन में 2 से 3 मील्स लें। अब जो दूसरी वाली बेली है, स्ट्रेस हार्मोन वाली बेली है, कॉर्टिसोल वाली। कॉर्टिसोल वाला जो मोटा पेट होता है, ऐसे पेशेंट को हमेशा प्रोटीन ज्यादा दिया जाता है। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। कॉर्टिसोल आपके पास एक तो ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया करता है, ग्लूकोज, और वो मसल में जाके प्रोटियोलिसिस करता है, प्रोटीन तोड़ता है। इस केस को आप इन एक्सट्रीम केसेस में कुशिंग सिंड्रोम भी कह सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में भी आपके पास कॉर्टिसोल हाई होता है। अब क्योंकि इस पेशेंट में प्रोटीन टूटेगा तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको एनिमल प्रोटीन दूंगी, मैं इसको कीटो की तरफ लेके आऊंगी एज कंपेयर टू वेजिटेरियन विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं आपको एक बड़ी जनरलाइज सी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, अदरवाइज हर पेशेंट का डाइट प्लान एक अलग चीज होती है। अब जी हम आ गए हार्मोनल बेली की तरफ। अब अगर किसी में टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज्यादा है, तो टॉक्सिक एस्ट्रोजन को निकालने के लिए, यानी जो नीचे वाला पेट है, हमेशा वेजिटेरियन डाइट होती है, ऑलवेज वेजिटेरियन डाइट। और जो दूसरी आपके पास थायराइड वाली बेली है, थायराइड की पूरी ग्रुप एक्सक्लूजन होती है, उनकी कीटो और मेडिटेरेनियन मिक्स होती है। उनमें आप सर्टेन सब्जियां भी नहीं ले सकते हैं, जैसे आपके पास कॉलीफ्लावर होते हैं, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी भी स्लाइटली कीटो की तरफ रुझान होता है। सो जिस तरह का पेट वैसा इलाज। अब आपके पास जो
हार्मोनल बेली होती है ना हाफिज साहब, उसका एक्सरसाइज से कभी भी ट्रीटमेंट नहीं होता. आप एक्सरसाइज करते रहें और आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप टॉक्सिक एस्ट्रोजन को फ्लश आउट नहीं करेंगे. हार्मोनल बेली के लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, जहरीले एस्ट्रोजन को निकालना और गुड एस्ट्रोजन को बूस्ट करने के लिए, तो वो कभी भी ठीक नहीं होगी. जो आपके पास फैटी लिवर होता है उस पर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है. अगेन जो स्ट्रेस वाली बेली है वो स्ट्रेस वाली बेली है, उस पर एक्सरसाइज से फर्क नहीं पड़ेगा. वो कॉर्टिसोल हार्मोन जब तक ठीक नहीं होगा फर्क नहीं पड़ेगा. थायराइड बेली पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज वेरी टेक्निकल. इसलिए साइयों की तरह टीवी के सामने बैठ के बगैर सोचे समझे लोगों को ना कहना शुरू कर दिया करें इतनी मिर्ची खा लो, ये वाली ड्रिंक ले लो तो 4 दिन में पतले हो जाओगे. दिस इज रॉन्ग. और लोग लेना भी शुरू कर दिया. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मेरे डॉक्टर हैं डॉक्टर आतिफ कुरैशी, उनके साथ पॉडकास्ट हुई. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10.1 से 5.7 माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह फुली कंट्रोल. उसके बाद नीचे लोगों ने इतना हमें इस बात पे बुरा भला कहा कि तुमने मेडिसिन का नाम क्यों नहीं बताया, तुम चाह रहे हो लोग डॉक्टर के पास जाए. मैंने कहा भाई हर पेशेंट की मेडिसिन अलग होती है. मेरी डोज और है, मेरे अब्बा जी की और है, मेरे भाई की और है. सारे घर में शुगर पेशेंट जो है एक घर में हर किसी की डोज अलग है. तो थोड़ा अवेयरनेस के लिए बताएं कि जो एक बंदे की मेडिसिन होगी पूरी दुनिया वो खाना शुरू कर. देखिए एक बड़ी सी सिंपल स्टेटमेंट है हाफिज साहब कि एक अनाज किसी के लिए सजा और किसी के लिए शफा हो सकता है. ठीक है, गंदुम एक पेशेंट के लिए शफा हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी की बॉडी में गर्मी है, हीट स्ट्रेस है, लेकिन एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल जिसको चले कह लें एक्जिमा है, सोराइसिस है, ठीक है, या ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, उसके लिए सजा हो सकता है. तो फॉर गॉड से चीजों को जनरलाइज करना छोड़ दें. मुझसे जब भी पॉडकास्ट पे या मैं कहीं भी इंटरव्यूज पे जाऊँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका डाइट प्लान बता दें, तो चाहे मुझे जितना भी वो पुश करें मैं कहती हूँ जी मैं नहीं बताऊंगी. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट डाइट प्लान. मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हम डॉक्टर्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे प्रोफेसर जब हमें एनाटॉमी पढ़ा रहे होते हैं वो हमें बताते हैं कि दिस इज एनाटॉमी, लेकिन फिर भी हर इंसान की एनाटॉमी डिफरेंट है. मेरी और आपकी डिफरेंट है. जनरलाइज इट्स सेम बट इट्स डिफरेंट. तो हर इंसान का डाइट प्लान भी डिफरेंट होता है. और जब तक आप एक थॉरो केस हिस्ट्री, थॉरो डिस्क्रिप्शन, और ये आपकी जीन्स पे भी डिपेंड करता है, फिर आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी बॉडी कैसे स्ट्रेस पे एक्सपोज रही है, आप कौन सी दवाइयां लेते रहे हैं, आप पे क्या प्रोसीजर्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, आपको एलर्जीज कौन सी डेवलप हुई हैं, ये हर चीज पे डिपेंड करता है. यू नो डॉक्टर साहब आप क्योंकि फीमेल डॉक्टर मेरे सामने बैठे हैं तो मैं चाहूंगा खवातीन के सवाल आपसे लास्ट में पूछूं. अपने आसपास हम सोसाइटी में देखते हैं, अपने रिलेटिव्स में भी इधर उधर हमने देखा आजकल यंग एज में भी लड़कियों की यूट्रस रिमूव हो जाती है कुछ केसेस में. जी बिल्कुल. और मैंने अपने सामने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि उसके बाद मैंने उनको संभलते हुए इतनी जल्दी देखा नहीं है. उसकी क्या रीजन होती है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है अगर यंग एज में इस तरह का इशू हो जाता है? जी, ये यूट्रस और एस्ट्रोजन जो है ये औरत की ढाल है. वो आपने बड़ा मजाक सा अक्सर चलता है कि जी औरतों की उम्र मर्दों से लंबी होती है, मर्दों को दिल के दौरे ज्यादा होते हैं. तो जोक्स के अलावा असल बात यह है कि मर्दों को दिल के दौरे इससे ज्यादा होते हैं कि औरतों में एस्ट्रोजन उनको प्रोटेक्ट करके रखता है. ये एस्ट्रोजन हार्मोन वही हार्मोन है जो औरत की स्किन भी सॉफ्ट बनाता है, उसके बाल भी घने रखता है, उसमें नस्वानियत का अंसर भी लेकर आता है, उसकी हड्डियों को भी प्रोटेक्टेड रखता है, उसके दिल की हेल्थ को भी प्रोटेक्टेड रखता है. जब हिस्टेरेक्टमी होती है ना और यूट्रस निकल जाता है आपके पास, तो जाहिर है आपके पास जो सेक्स हार्मोन लेवल है फीमेल वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके पास एस्ट्रोजन नीचे चला जाता है. अब जब ये थोड़ा गैर फितरी होता है, यानी अगर कोई बड़ी जवान खातून है 30 की 35 की 40 की, अभी उनका एस्ट्रोजन नीचे नहीं जाना चाहिए था जब ये होता है, तो एस्ट्रोजन जब रुखसत होता है वो अपने साथ अपने सारे फंक्शंस भी ले जाता है. लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप कुछ एहतियात करती हैं तो आपकी एहतियात क्या होनी चाहिए? आपकी एहतियात ये होनी चाहिए कि अब आप अपनी डाइट से फाइटोएस्ट्रोजन, मैंने आपको बताया 2 एस्ट्रोजन होते हैं, टॉक्सिक एस्ट्रोजन को जीनो कहा जाता है, गुड को फाइटो कहा जाता है. प्लीज अपनी डाइट में फाइटोएस्ट्रोजन शामिल करें. फाइटोएस्ट्रोजन किस चीज में? सबसे ज्यादा क्रूसीफेरस वेजिटेबल में. कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, स्पिनिच हो गया, ब्रोकली हो गया, रज के खाएं, अनार हो गया, बेरीज हो गया, इन सब में आपके पास फाइटोएस्ट्रोजन ज्यादा होते हैं. जो फर्मेंटेड सोया होता है, जैसे आपके पास टोफू है, वो एक प्रोबायोटिक भी है, वो गट हेल्थ भी अच्छा करता है, वो बहुत बेहतरीन फाइटोएस्ट्रोजन भी है. आपके पास जो फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स हैं वो बड़े ही बेहतरीन किस्म के फाइटोएस्ट्रोजन है. और मैं आपको बता दूं जो औरत का जिस्म है वो यूट्रस को निकलना एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करता है. जैसे जब औरत मीनोपॉज की तरफ जा रही होती है ना, उसकी माहवारी खत्म हो रही होती है, जिस्म उसको एक स्ट्रेस सिचुएशन मानता है, वैसे ही हिस्टेरेक्टमी को भी एक स्ट्रेस सिचुएशन मानता है. तो आप अपने स्ट्रेस हार्मोन का जितना ख्याल रखेंगी, और स्ट्रेस हार्मोन जिस ग्लैंड से निकलता है वो गुर्दे के टॉप पे होता है, एड्रीनल ग्लैंड, उसका जितना ख्याल रखेंगे आप हिस्टेरेक्टमी को उतना अच्छा झेल सकेंगी. अब डाइट में ऐसी क्या चीज है जिससे आप अपने एड्रीनल ग्लैंड का अच्छा ख्याल रख सकती हैं?
اللہ تعالیٰ کے بنائے وہ ہربس, وہ کھانے جو آپ کے اسٹریس ہارمون لیول کو ریگولیٹ کرتے ہیں, ان کو اڈیپٹوجنس کہا جاتا ہے. جو مردوں کے لیے کنگ آف اڈیپٹوجن ہے وہ اشواگندھا ہے اور شلاجیت ہے. جو عورتوں کے لیے کوئین آف اڈیپٹوجن ہے وہ شتاوری جڑی بوٹی ہے. جتنی خواتین میری بات سن رہی ہیں جن کا یہ ہسٹریکٹمی ہے کچھ ہے, آج سے ڈیلی شتاوری جڑی بوٹی, میں نے ویسے اپنی بھی لانچ کی ہوئی ہے, ڈیلی شتاوری جڑی بوٹی آپ کی ڈائٹ کا حصہ ہونی چاہیے. شتاوری آیورویدا کا لفظ ہے, شت سے نکلا ہے. شت کا مطلب ہے 100 سے زیادہ فائدوں والی. کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا. نام بھی بتا دیں اس کا تھوڑا, شتاوری جڑی بوٹی. ہاں جی, جو میرا پروڈکٹ ہے, میری برانڈ ہولسٹک وزڈم بائی ساحر چاولہ ہے, جو میرا پروڈکٹ ہے اس کا نام ہارمولینس ہے. اس میں نے صرف شتاوری نہیں ڈالا, اس میں نے اور بھی فائٹو ایسٹروجنز ڈالے ہیں. شتاوری, اشواگندھا, اشوکا, آملہ, اناردانہ. ابھی میں نے آپ کو بتایا انار بھی فائٹو ایسٹروجن ہے. اس کا 1 ٹی اسپون آپ نے دہی میں رات کو سونے سے پہلے لینا ہے. ماشاءاللہ میری کلائنٹس کی موڈ بھی اچھے ہوئے ہیں, ان کی ڈبل چن بھی غائب ہوئی ہے, ان کا وزن بھی کم ہوا ہے, ان کے پیریڈز بھی ریگولر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بہت ساری کلائنٹس نے کنسیو بھی کیا. شتاوری از میجیکل, تو وہ میں نے اس کو اس ریشو میں انکلوڈ کیا ہوا ہے. پروڈکٹس میرے پاکستان کی ساری ریگولیٹری اتھارٹی سے اپرووڈ ہے. بالکل ایسے میں نے اس لیے پوچھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. جی بالکل. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو خواتین کا, پی سی اوز اور اینڈومیٹروسس بچیوں کے اندر ٹین ایج سے, اس کا کیا سولوشن ہے؟ پہلے نہیں تھا, دیکھیں ہمارے ٹائم میں کہ جو ٹین ایجر ہمارے ٹائم میں بالکل ہم پیچھے دیکھیں, آج سے 20-30 سال پہلے نہیں تھا, اب بہت. آپ یقین کریں حافظ صاحب, ابھی میں کلینک جاؤں گی نا, ہر 16-17 سال کی لڑکی آنا شروع ہو جائے گی اور ہر ایک کو پی سی اوز ہوگا. اور ہر 23-24 سال کی لڑکی کو ماں میرے آفس میں لا رہی ہوگی سسرال والوں سے چھپا کے کہ پی سی اوز تھا, شادی کر لی, اب کنسیو نہیں کری. پہلے تو میں بچیوں کو بتا دوں, یہ جو تم لوگ جنک فوڈ کھاتی ہو اور تم لوگوں کو پی سی اوز ہوتا ہے اپنی وجہ سے, جنک فوڈ کھا کے. اور بعد میں آپ لوگوں کو میں یہ بیٹا بتا دوں کہ پی سی اوز از اے پریکرزر ٹو بانجھ پن. آپ بانجھ پن کو گلے لگا رہی ہیں, آپ اس کو انوائٹ کر رہی ہیں, پھر آپ کی مائیں آپ کو میرے آفس لے کر آتی ہیں سسرال والوں سے چھپا کے, کیونکہ پہلے بتایا نہیں ہوتا کہ پی سی اوز تھے اور پیریڈز ریگولر تھے. دیکھیں یہ بھی تو دھوکا ہے نا, سوری ٹو سے, کہ آپ کے بچے کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ نے اس کی شادی کر دی ہے اور آپ نے پہلے ان کو جنک فوڈ اور ان چیزوں کی طرف لگایا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جی, یہ جو جنک فوڈ ہے یہ آپ کے سارے ہارمونس کو ڈسٹرپٹ کر دیتا ہے. پی سی اوز بھی آپ کے پاس اسی وجہ سے ہوتا ہے. جنک فوڈ نا ایک بڑی عجیب سی چیز کرتا ہے, مرد اور عورت میں ڈفرینٹ, دونوں میں انسولین بڑھاتا ہے. اب جب بچی میں 13 سے 16 سال کی عمر کی بچی میں انسولین اوپر جاتا ہے تو اس کا میل ہارمون ٹیسٹوسٹرون اوپر جاتا ہے, تو پی سی اوز آپ کے پاس ہوتا ہے. اسی پی سی اوز میں آپ کے پاس دانے ہوتے ہیں نا, ٹیسٹوسٹرون اوپر جا رہا ہوتا ہے, داڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ آپ کے پاس موڈ سوئنگز اور ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اچھا جب لڑکوں میں انسولین اوپر جاتا ہے ٹین ایج میں تو الٹا ہو جاتا ہے, ٹیسٹوسٹرون نیچے آ جاتا ہے. ان کا الٹا والا مسئلہ, ہاں ان کا الٹا والا, اور پھر وہ گائنیکومیسٹک ہو جاتے ہیں. یعنی میرے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں لڑکوں کی چھاتی ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کو گائنیکومیسٹیا کہتے ہیں, اور ان کو فیٹ اسپرٹ ہو رہا ہے. فیٹ اسپرٹ کا مطلب ہے کہ پیوبرٹی میں زیادہ جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے لڑکوں کا بھی ان کے بٹس پہ ضرورت سے زیادہ فیٹ آ رہا ہے آپ کے پاس, جو ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو پی سی اوز کے لیے خدا کے واسطے گلوکوفیج کے پھکے لگانا چھوڑ دیں اور شارٹ کٹس ڈھونڈنا چھوڑ دیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ از دا وے ٹو گو, نظم و ضبط از دا وے ٹو گو. رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا شروع کریں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کون سی کامیابی ہے جو رات کو جا کے ٹین ایجرز دے رہے ہیں. میں ڈاکٹر بھی بن گئی, اس کے بعد میں نے 2 ڈگریاں اور بھی کر لی ہیں, ابھی میں 2 بزنس بھی چلا رہی ہوں, لیکن میں تو رات کو 9 بجے سو جاتی ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سی پڑھائی کر رہے ہیں رات کو جا کے. اینڈ آئی واز آلویز لائک دیٹ. اچھا رات کو جاگنا اتنا نقصان, رات کو جانا بہت نقصان دہ حافظ صاحب. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ 11 بجے کے بعد جاگتے ہیں تو آپ کا اسٹریس ہارمون کورٹیسول پیک پہ جاتا ہے, آپ اللہ کے کلاک کے اگینسٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رات کو کورٹیسول نیچے آئے, وہ صرف تبھی پاسبل ہے جب رات کو آپ کا دماغ سو رہا اور میلاٹونن اوپر ہو. کورٹیسول ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے انسولین کے. کورٹیسول اوپر جائے گا, انسولین بھی اوپر جائے گا, انسولین اوپر جائے گا, ٹیسٹوسٹرون اوپر جائے گا, آپ کا کورٹیسول اوپر جائے گا, بیلی فیٹ آئے گا, آپ کو پی سی اوز ڈیولپ ہوگا. آپ دنیا کی کلین ترین ڈائٹ, کلین ترین انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کر لیں. میرے پاس آتی ہیں عورتیں, جم جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتی, لیکن رات کو جاگتی ہیں تو ان کا وزن ہی کم نہیں ہوتا, پی سی اوز ہی ٹریٹ نہیں ہوتا. اگر ساری بچیوں کو میں کہہ رہی ہوں خدا کے واسطے جنک کھانا چھوڑ دیں. میں مانتی ہوں کہ بہت زیادہ آپشنز ہیں, ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہے, ہمارے ٹائم میں اتنی نہیں تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے, آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے, بٹ دس از ناٹ دا وے ٹو گو, دس از ناٹ دا وے ٹو بی کول, یو آر بیکمنگ اے فول بائی ڈوئنگ دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا آتے ہیں, آج کل آپ کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جو آپ جلد کا بتا رہی ہیں کہ جس اسکن سردیوں میں جو خراب ہو جاتی ہے اس کا کیا سولوشن ہے, تو میں چاہ رہا ہوں ہماری آڈینس کو بھی بتا دیں. اچھا the thing is that کہ سردیوں میں نا آپ کو اپنی ڈائٹ میں ایسی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو اندر سے موئسٹ کریں, اندر سے آپ کی باڈی کو نمی دیں. آپ کے پاس جو کوکنگ میڈیم سردیوں میں چوائس والا ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس دیسی گھی ہونا چاہیے. دیسی گھی جو ہے اس میں ایبلٹی ہوتی ہے آپ کی باڈی سے ٹاکسنز نکالنے کی بھی, آپ کی باڈی کو اندر سے موئسٹ کرنے کی بھی. اور جب آپ کے پاس موسم بدل رہا ہوتا ہے نا, گرمیوں سے آپ سردیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا کوکنگ میڈیم بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ کو میکسیمم اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پرووائڈ کرے, میکسیمم وائٹامن اے پرووائڈ کرے, ڈی پرووائڈ
करे, ई प्रोवाइड करे, के प्रोवाइड करे। देसी घी से ज़्यादा ये सारे न्यूट्रिएंट्स किसी में भी नहीं होते और वो बॉडी को अंदर से मॉइस्चराइज रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ड्राई ना हो तो टॉपिकल ऑइंटमेंट से ज़्यादा आप डाइट में उन चीज़ों पर ख्याल रखें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ओमेगा 3 आपकी स्कैल्प को भी मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, आपकी स्किन को भी मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। ओमेगा 3 आपके पास अंडे की जर्दियों में होता है, ओमेगा 3 आपके पास मछली में होता है, ओमेगा 3 आपके पास 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी में होता है, ओमेगा 3 आपके पास ग्राइंडेड नट्स और सीड्स में होता है। इससे कहा जाता है कि आप ये चीज़ें खाएं। ये तो गई सारी बाहर से चीज़ें। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एक टाइप ऑफ ड्राई स्किन आपके पास इस वजह से भी होती है क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम अपने अगेंस्ट हो जाता है, तो वो एक्जिमा और सोराइसिस की सूरत में भी बाहर आती है। प्लीज एक्जिमा और सोराइसिस को नॉर्मल ड्राई स्किन के साथ कंफ्यूज ना करें। ये आपके इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, ये आपके गट का डिसऑर्डर है और इस केस में आपको अपनी डाइट से ग्लूटेन भी एक्सक्लूड करना होता है, डेयरी भी एक्सक्लूड करना होता है, अंडे भी एक्सक्लूड करने होते हैं और रेड मीट भी एक्सक्लूड करना होता है, तो आपकी स्किन ठीक होती है। कुछ चीजें होती हैं टॉपिकल ऑइंटमेंट्स की जो ड्राई स्किन के लिए अच्छी होती हैं। सबसे पोटेंट टॉपिकल ऑइंटमेंट जो ड्राई स्किन के लिए अच्छी होती है, मेरा अपना भी है, वैसे तो मेरा अपना देसी घी भी है, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल जो है वो आपके पास नेचर का बड़ा ही जबरदस्त एप्लीकेंट है फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी और ड्राई स्किन के लिए भी, एंड कोकोनट ऑयल एज वेल। देसी घी की आपने बात की, पता कैसे चले कि ये देसी घी है? आपको पता मार्केट में तो ऐसे भी हैं जो देसी के नाम पे बिक रहे हैं और मार्केट में देसी के नाम पे इस प्राइस में बिक रहे हैं। मेरा बेसिकली ताल्लुक गांव से है, चौलिस्तान से, तो हम लोग कभी अपने गांव से मंगवाए ना तो हमें हफ्ता 10 दिन पहले बताना पड़ता है कि देसी घी चाहिए, फिर वो स्पेशल तैयार करके और अच्छी खासा महंगा मिलता है। तो ये देसी घी इतनी सस्ती प्राइस में जो मिलता है उसका भी फायदा होगा फिर? देसी घी सस्ती प्राइस में मिल ही नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और जब भी आपने देसी घी लेना हो तो कोशिश करें कि काऊ के देसी घी को, क्योंकि आप गांव से आपको पता होगा, बफलो के देसी घी के ऊपर प्रेफर करें। बफलो का देसी घी आपने सिर्फ तब लेना होता है जब आप वेट पुट ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप न्यूट्रिएंट्स की बात करें ना तो काऊ का देसी घी इज बेटर। एंड देन देसी घी आपके पास कभी भी सस्ता हो नहीं सकता। देसी घी नेचर का फैट है, सैचुरेटेड फैट है, सॉलिड फैट है आपके पास, और अदर देन दैट जितने देसी घी में न्यूट्रिएंट्स है ना वो आपके पास किसी भी कुकिंग मीडियम में नहीं है, सस्ता नहीं हो सकता, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। हाइट की बात करते हैं, आजकल हर पेरेंट्स को होता है कि बच्चों की हाइट जो है वो रुक रही है, बड़े नहीं हो रहे। गलतियां कहाँ पे करते हैं पेरेंट्स? और किस एज तक मेडिकली हाइट बड़ी होना पॉसिबल है? उसके बाद आप छोड़ दे कि अब जितनी होगी ये काफी है। देखिए जी, 21 साल की उम्र तक लड़कों के जबड़े का भी साइज बढ़ता है और कद भी बढ़ता है, और लड़कियों का 18 साल की उम्र तक, जब तक आपकी डेंटल एज, आपके जबड़े का साइज बढ़ रहा है ना, तब तक आपका कद भी बढ़ रहा है, तो आपका भी कद बढ़ता है। ठीक है। अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी है, मैं आपको बता दूं, हाइट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो है वो आपके पास जेनेटिक्स होते हैं, वो आपके पास माँ बाप का कद होता है। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं कि जी अम्मी का कद जो है 5 फुट है, अबू का कद 5'3" है, तो बच्ची का कद 5'2" है, तो कहेंगे जी बच्ची का कद लंबा क्यों नहीं है? देखिए जी, बी रियलिस्टिक, जितना पेरेंट्स की हाइट है उतनी ही आपके बच्चे की भी हाइट होगी। लेकिन अगर आपके बच्चे की हाइट आप लोगों की हाइट से मैच नहीं कर रही है तो फिर इन 5 चीजों की तरफ आपने ध्यान देना है। या ग्रोथ हार्मोन का मसला हो सकता है, यानी ग्रोथ हार्मोन कम हो सकता है, या सीरम इंसुलिन का मसला हो सकता है, या थायराइड हार्मोन कम हो सकता है। आपने विटामिन B12 भी कराना है इन बच्चों का, और आपने बच्चों का फूड एलर्जी और ग्लूटेन सेंसिटिविटी टेस्ट भी कराना है। फूड एलर्जी और ग्लूटेन सेंसिटिविटी मैं क्यों कह रही हूँ, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बहुत सारे पेशेंट्स की सिर्फ गंदम छुड़वा के मैंने बच्चों का कद बढ़ाया है। आप यकीन करेंगे, डज इट मेक सेंस? वैसे अगर ये सुने तो आप, है ना, नहीं, लेकिन अगर आप एक सीलियक डिजीज के पेशेंट को, या अगर आप एक ग्लूटेन सेंसिटिव पेशेंट को गंदम दे दें तो उसकी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती रहती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते जिन्होंने हाइट बढ़ानी है, तो उनका कद नहीं बढ़ सकता है। बहुत सारे मेरे पास बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने सिर्फ 6 महीने गंदम छुड़वाया है और उनका कद बढ़ा है। अच्छा, अगेन ग्रोथ हार्मोन बच्चे का क्यों कम हो सकता है? ग्रोथ हार्मोन बच्चे का बी विटामिन की कमी से कम हो सकता है, जिंक की कमी से कम हो सकता है। जो बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जो बच्चे स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि अब टीनेजर्स करते हैं, पहले भी करते थे, अब ज्यादा करते हैं। अगर आपके बच्चे रात को जागते हैं, रात को जागने से ग्रोथ हार्मोन कम होता है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आपका ग्रोथ हार्मोन तब ज्यादा सिक्रीट होता है जिस वक्त आप रात को सो रहे होते हैं। तो रात को सोना जल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी नीचे जाए और ग्रोथ हार्मोन भी बढ़े। बच्चे जब जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो ग्रोथ हार्मोन भी कम होता है और सीरम इंसुलिन भी ऊपर जाता है। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं ना, अगर पेरेंट्स की हाइट के साथ बच्चों की हाइट मैच ना करो, मुझे वाकई लग रहा हो कुछ प्रॉब्लम है, मैं ये 5 टेस्ट कराती हूँ और आप यकीन करें कभी ऐसा नहीं हो कि इनमें से एक खराब ना आए, या थायराइड खराब होता ही नहीं कभी किसी में से खराब ना है, या ग्लूटेन सेंसिटिविटी निकलती है, या B12 कम होता है, ग्रोथ हार्मोन कम होता है, इंसुलिन ज्यादा होता है, थायराइड कम होता है।
तो इससे हो जाता है ट्रीट, फिर आगे उसकी ट्रीटमेंट में चले जाते हैं ना जो टेस्ट खराब हो। बिल्कुल ठीक है। जी। एक इसी से ज़िम्नन एक सवाल निकला, आपने स्मोकिंग की बात की है, आजकल टीनेज के बच्चे भी कर रहे जी, हैं और बिल्कुल। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बहुत ज्यादा है, चले कर रहे हैं, लग गए हैं, किस तरह से उससे जान छुड़वाई जा सकती है? क्या देखिए solution? अब हम जब फार्माकोलॉजी, हमारे मेडिकल कॉलेज में एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में एक चैप्टर है एडिक्शन। एडिक्शन में आपके पास उसका जो पहला सवाल था, मुझे याद है उस पर 2 तरह की डिपेंडेंस की डेफिनेशन थी, एक थी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और एक फिजिकल डिपेंडेंस। Okay. फिजिकल डिपेंडेंस जो होती है उसको एडिक्शन कहा जाता है, यानी लत लगना। फिजिकल डिपेंडेंस जैसे शराब की हो गई, ये जो नशे हो गए, चर्स, कोकेन। जो सिगरेट है वो एडिक्शन के जुमरे में नहीं आता, वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। तो जो चीज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है उसको तो छोड़ना मुश्किल ही नहीं है। सिगरेट छोड़ना वैसे ही है जैसा कॉफी और चाय छोड़ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। नहीं, लेकिन हमने देखा लोग कहते हैं अगर छोड़ दें तो बस सब तबीयत बोझल है, कुछ चीजें बहुत सारे लोग हैं, देखिए जी, जैसे सिगरेट में निकोटीन है, चाय में कैफीन है। बहुत सारे लोग हैं वो बाथरूम नहीं जा सकते, स्टूल पास करने नहीं जा सकते अगर वो चाय का कप ना पिए। वैसे ही बहुत सारे लोग आपने देखा होगा उनका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम, वो पखाना करने नहीं जा सकते जब तक वो 2 सिगरेट ना पी लें। ठीक है, तो वो निकोटीन की वजह से, जैसे कैफीन की वजह से उस पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भी इस पॉडकास्ट से उठी हूँ, मैं थकी हूँ, ये मेरे माइंड में है कि मैं चाय का कप पीऊंगी तो मैं पेशेंट्स देखना शुरू करूंगी। ठीक है, और ये बड़ी स्लाइट सी डिपेंडेंस है, जस्ट 2, 3 और 4 वीक्स में चाहूँ तो मैं चाय पिए बगैर पेशेंट्स देखना शुरू कर सकती हूँ, कॉफी पिए बगैर पॉडकास्ट पे बैठ सकती हूँ। सिगरेट भी उतना ही इंटेंस है, उससे ज्यादा इंटेंस नहीं है। सिगरेट फार्माकोलॉजी में, मेडिकल की बुक्स में साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के जुमरे में आता है, फिजिकल में नहीं आता। मेरे ज़हन में जो सवाल थे ना वो अभी पीछे रह रहे हैं, जो आपकी बातों से निकलने वो अलग नए सवाल निकलते आ रहे हैं। पखाने की आपने बात की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने के फौरन बाद पखाने के लिए जाना पड़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये बीमारी है या ये नॉर्मल है? इस पे बिल्कुल खुश ना हुआ करें। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और बड़े मजे से कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना तेज है, खाना खाते ही। तो मैं कहती हूँ तेज नहीं है, खराब है। आपका जो गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम है वो कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि आपकी फूड को जब आप खाना खाते हैं ना, कंप्लीटली सिस्टम से निकलने में 36 घंटे लगते हैं, लेकिन जो गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम है वो कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। किसी भी नॉर्मल इंसान को दिन में सिर्फ सुबह के टाइम आपका पेट खाली होना चाहिए। उसके बाद खाना खाते ही, अब हमने नाश्ता भी कर लिया, दोपहर का भी खाया, रात का भी खाया, नहीं आपको बाथरूम नहीं आना चाहिए। इसका क्या मतलब है भला? इसका मतलब है कि आपकी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, 90% डाइजेशन कार्ब, फैट और प्रोटीन की स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, वो एंजाइम्स नहीं बना रहा, वो फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं बना रहा, आपको मल्टा एंजाइम्स की कमी है, तो खाना बाहर निकल जाता है। और जिन लोगों को खाना खाते ही स्टूल आ जाता है वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। आपका स्टूल अक्सर टूटा हुआ भी होता होगा और उसमें फूड पार्टिकल्स भी होते होंगे, वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ ना, उसका मतलब है कि उसमें आपके पास फूड पार्टिकल्स आ गए हैं। ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट ये होता है कि वो हर्ब्स लें और वो विटामिन लें जो कि एंजाइम्स की सिक्रीशन बूस्ट करें। एक बड़ा ही अच्छा हेल्दी सिंथेटिक विटामिन होता है, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है, मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्स लें ट्वाइस डेली विद मील्स, कुछ दिन में आपको बेटर लगना शुरू हो जाएगा। एक अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट स्टार्ट करें, 5 बिलियन CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स की डोज से, नहीं मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये सिंथेटिक है, या आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। प्रोबायोटिक 5 बिलियन CFU ट्वाइस डेली विद मील्स लें। अब कुछ हर्ब्स बताऊंगी जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन बूस्ट कर सकते हैं, ये मेरे पास हैं। ठीक है, जिंजर बूस्ट करता है, आंवला पाउडर बूस्ट करता है, करेला पाउडर आपके पास बूस्ट करता है, सेब का सिरका 100% ऑर्गेनिक, रो एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, ये सारी चीजें मेरे पास हैं। ये बाइल और एंजाइम्स की सिक्रीशन को बूस्ट करते हैं। तो आप इस सिंथेटिक और ऑर्गेनिक का कॉम्बो अगर लेंगे ना, इट विल बी ग्रेट। मेरे पास एक गट रिपेयर पाउडर भी है जिसमें मैंने ये सारे कॉम्बोज डाले हुए हैं, वो भी काम आ सकता है। इसी के साथ ही सवाल है, कुछ बच्चों का या कुछ बड़ों का भी यूरिन का प्रॉब्लम होता है कि सोते हुए बीच में निकल जाता है, बच्चों का खास तौर पे, क्या सोल्यूशन है? अच्छा, नॉर्मली जिन बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है ना, या तो उनको एंजाइटी और स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, या उनका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वीक होता है B1 विटामिन की कमी से या मैग्नीशियम की कमी से। आपका ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और जो एंटेरिक सिस्टम है, आपके 3 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। ऑटोनॉमिक जो आपका फाइट और फ्लाइट होता है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट, और एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो गट वाला। आपका एंटेरिक और पैरासिम्पैथेटिक मैग्नीशियम और B1 पर बहुत डिपेंडेंट है। नॉर्मली जिन लोगों का मैग्नीशियम और B1 विटामिन कम होता है उनकी ब्लैडर कंट्रोल अच्छा नहीं होता है। अक्सर बच्चों में जब हम मैग्नीशियम की कमी पूरी करते हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के हम सप्लीमेंट्स देते हैं, तो उनका ब्लैडर कंट्रोल जो है वो बेटर हो जाता है। और B1 सप्लीमेंट्स भी जब हम देते हैं, और ऐसे बच्चों में आप नॉर्मली कोरिलेट करेंगे एंग्जाइटी भी होती है। अच्छा, B1 की कमी से एंग्जाइटी भी होती है। ये जो ADHD वाले बच्चे होते हैं ना, जिनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, इनमें B1 की भी कमी होती है, तो नॉर्मली इन लोगों में ब्लैडर का भी इशू होता है। दिस इज हाउ वी ट्रीट दैट।
जिस तरह खवातीन में मेनोपॉज का इशू होता है, क्या मर्दों में भी कोई एज लिमिट होती है? उनके भी कुछ सेक्स हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसके बाद वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होती? और मैं सवाल थोड़ा कंप्लीट, और सेक्स हार्मोन्स को बूस्ट करने का क्या तरीका कार है ऑर्गेनिकली, इस तरह के किसी ट्रीटमेंट से अगर किसी को कोई इशू हो? एब्सोल्युटली 50 के बाद मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो है वो रैपिडली डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, बट फॉर अ नॉर्मल मेल उनकी चाइल्ड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी तो टिल दे आर अलाइव वो रहनी चाहिए, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इतना नहीं ड्रॉप करना चाहिए कि आप बच्चा पैदा करने के काबिल ना हो। मर्दों में सबसे बेस्ट जो ऑर्गेनिक हर्ब है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर सकती है, एक्चुअली 3 है, और मेरा एक प्रोडक्ट भी सुपरमैन पाउडर के नाम से अवेलेबल है, और मैं बता भी दूंगी कि किन लोगों ने सुपरमैन यूज नहीं करना। मैंने शिलाजीत, मक्का रूट और ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस तीनों का कॉम्बिनेशन सुपरमैन पाउडर के नाम से लॉन्च किया हुआ है, और शिलाजीत वो हर्ब है जो बड़ी फेमस है आपके पास, ट्राइबलिस भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में, सब उसको यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर हार्ट पेशेंट्स। आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज नहीं करना। जिन लोगों का पेट खराब रहता है, जिन लोगों के जिस्म में गर्मी रहती है, आप कैसे पहचानेंगे आपके जिस्म में गर्मी रहती है? आपको मीट सूट नहीं करता, आपको स्टूल टूट के आता है, आप तेज मिजाज हैं, आपको अक्सर बुखार रहता है, इन 3 लोगों ने सिर्फ खाली मेरी वीडियो देख के यूज नहीं करना, बाकी सारे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आजकल आपको पता है क्रीम्स बहुत ज्यादा है और बड़ी सस्ती क्रीम्स हैं, और लोग उस चक्कर में होता है कि रंग गोरा हो जाएगा। एक तो वैसे रंग गोरा होना मतलब क्या है? मतलब जो भी अल्लाह ने आपको दे दिया ठीक है, लेकिन चले फिर भी अगर लोग चाहते हैं तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है कि अचानक ही काले से गोरे चिट्टे हो जाएं? और ये जो क्रीम्स होती हैं इसके कोई फायदे भी होते हैं? देखिए ऐसे फॉर्मूलाज तो हैं, अब इतनी सर्जरीज होती हैं और इतने एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं कि लोग काले से चिट्टे होते हैं, हर दूसरा इंसान हो रहे हैं लोग, लेकिन मैं इनके हक में नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट सस्ती चीज़ें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो भी चीज़ सस्ती होती है किसी वजह से सस्ती होती है, मोस्टली घटिया ही होती है, ठीक है। अगर इतना आसान होता तो फिर सारे ही हो जाते, ठीक है। पहले तो प्लीज़ कंटेंट रहना शुरू करें अपने कॉम्प्लेक्शन से। हाँ, आप अपनी स्किन को बेटर करने की कोशिश करें, वो बहुत अच्छी बात है, और यकीन करें चाहे आपका, मुझे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्शन कितना भी डार्क है, आपकी स्किन अच्छी है ना, और किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन और उसकी स्किन अच्छी नहीं है, वो कुछ नहीं लगेगा आपके सामने। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो स्किन रेडिएट करे तो वो एक अलग ही तरह की खूबसूरती होती है। मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, चाहे महंगे प्रोसीजर्स हों, सेफ प्रोसीजर्स हों, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के उनके। हाँ, आपको अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहिए, और स्किन को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप अच्छे एक्सपेंसिव फेशियल्स भी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप करें, और स्किन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी हर्बल चीज़ें हो सकती हैं। देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एजिंग, औरतों को यही होता है ना कि एजिंग डिले हो, जी बिल्कुल। वैसे तो बुढ़ापा एक मेडल है, इसका मतलब अल्लाह ने आपको दुनिया में ज्यादा टाइम दिया है, लेकिन ठीक है, औरतों के उसमें होता है, मैं भी ऐसी हूँ, सारी औरतें ऐसी होती हैं कि एजिंग डिले हो। तो बेस्ट चीज ये आपके पास कि आप शुगर ना लें। जितनी जल्दी शुगर आपको बुढ़ा करता है ना, और वेजिटेबल ऑयल आपको बुढ़ा करता है, कोई नहीं बुढ़ा कर सकता। आप यकीन करें, मेरी अभी सारी क्लास फेलोज के यहाँ पे क्रोज फीट है माशाल्लाह, वो जो रिंकल्स होते हैं मुझे अभी तक नहीं आया है, और इसकी रीजन ये है कि मैं शुगर नहीं लेती हूँ और मैं तला हुआ खाना नहीं लेती हूँ। जब आप शुगर लेते हैं ना, आपकी जो स्किन की प्रोटीन है कोलेजन, वो अंदर जाके उसके साथ एक स्टिकी कंपाउंड बना देती है जिसको AGE कहते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये जो AGE है आपके पास, ये ऐसे स्किन पे रिंकल्स लेके आता है। आप बाहर से जो मर्जी करती रहें, जितने भी फेशियल कराती रहें, लेकिन अगर आप उस एस्थेटिक क्लिनिक से निकल के जाके डोनट और आइसक्रीम खाएंगी ना, कुछ नहीं होना, ये कहीं नहीं जाना। तो सबसे पहले तो अपना डिटॉक्स स्टार्ट करें। आप जितनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगी, जितना आप जंक फूड से दूर रहेंगी, और जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी, और जितना वो जो मैंने बताया आप शतावरी और इस तरह के हर्ब्स लेंगी, एस्ट्रोजन ऊपर रहेगा ना, आपकी स्किन उतनी ही अच्छी रहेगी। उसके अलावा अपनी डाइट में कोलेजन बूस्टिंग फूड्स लें। देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनियाँ खाएं। जितना कोलेजन देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी में है ना, कोलेजन आपका वो प्रोटीन है ना जो स्किन की तनाव, इलास्टिसिटी, जवानी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर विटामिन सी रिच फूड्स इंक्लूडेड रखें। विटामिन सी जब तक बॉडी में ना हो ना, तो कोलेजन की सिंथेसिस का फाइनल स्टेप नहीं हो सकता, कोलेजन बन नहीं सकता। लोग समझते हैं किन्नू में सबसे ज्यादा विटामिन सी है, दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में है। आंवला पाउडर भी मेरा अवेलेबल है, आप चाहें तो मेरा भी यूज कर सकते हैं। आंवला से आपको इमीडिएटली फील होगा आपकी स्किन अच्छी हो रही है। एलोवेरा जो है, अगर आपको एलोवेरा से एलर्जी नहीं है तो, मेरा अपना हालांकि एलो स्किन प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे एलोवेरा से एलर्जी है तो मैं उसको यूज नहीं करती। एलोवेरा से अगर आपको एलर्जी नहीं है, आंवला, एलो और हल्दी से बेहतरीन मास्क स्किन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। मेरे पास तीनों अवेलेबल है। एलोवेरा अगर आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत, बिकॉज एलोवेरा इज अमेजिंग। एलोवेरा की बल्कि मेरी 2 प्रिपरेशंस हैं हाफिज साहब, एक गट के लिए एलो गट के नाम से, एक स्किन का एलो स्किन के नाम से, बिकॉज ये गट का भी माइक्रोबायोम इंप्रूव करते हैं, और एलोवेरा में एबिलिटी होती है, गट की मैंने अलग प्रिपरेशन बनाई है कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल स्टमक के अंदर जख्म है ना, तो उसको अंदर से जाके ऐसे उस पर लाइनिंग बना देगा। कितना की हीलिंग प्लांट है। तो एलोवेरा को वो आयुर्वेदा में पता नहीं क्या कहा जाता है, कौन सी कुमारी समथिंग, वो बड़ा उसका वो नाम है, यानी बहुत सारे फवाइद इसके, जिसमें से स्किन एंड गट इट्स वेरी फेमस, बालों के लिए भी बहुत अच्छी है।
جو ہم شروع میں کریم کی بات کر رہے تھے نا, میں نام نہیں لے رہا کسی بھی کریم کا, یوکے میں اور اس طرح کے اور کنٹریز میں وہ بین ہے. وہاں پہ آپ پہلے کچھ لوگ بیچتے تھے آن لائن, اس کے اندر پتہ نہیں کون سی چیز ہوتی ہے جو کینسر کاز کرتی ہے, ایسا کچھ اس کا نام نہیں آتا, اس لیے وہ باہر تو ایسی چیزیں بین ہے جو یہاں پہ ہر بندہ بنا رہا ہے اور لوگ خرید بھی رہے ہیں اس کو. میں تو کہتی ہوں حافظ صاحب, یہ منہ پہ بلیچ کرنا بھی بین کرنا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں, منہ پہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ لگا رہے ہیں. ہائیڈروجن پر آکسائڈ از اے کلر آف اسکن سیلس. اس وقت تو آپ کو اپنی اسکن بڑی اچھی لگتی ہے, تھوڑی یہ وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ڈاؤن دا روڈ جا کے چھائیاں, دھبے, کالے نشان اور 100-10,000 قسم کے نقصان ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں حالانکہ اور ہر پارلر میں پریکٹس ہو رہا ہے بلیچ. بالکل. سردیاں ہیں اور کنو مالٹا لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا کوئی نقصان بھی ہے, کس کو نہیں کھانا چاہیے, کس کو کھانا چاہیے؟ دیکھیں, جن لوگوں کے جسم میں کولڈ انٹالرنس ہوتی ہے اور ہوتی ہے, جن کے جسم میں ان کو سمجھ آئے گی, جن کے جسم کی ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے ان کو کوئی بھی سٹرس نہیں لینا چاہیے. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں کولڈ سٹریس کے, جن کا ہم کولڈ سٹریس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جتنے بھی لوگوں کے, آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کو سٹرس کھا کے زکام بخار ہوتا ہے نا, آپ سب کے جسم کی ٹھنڈی تاثیر ہے, تو ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے. باقی سب کے لیے بہت اچھا ہے. کنو بہترین چیز ہے, وائٹامن سی کا ون آف دا ریچسٹ سورسز ہے آپ کے پاس. بٹ دین اگین آپ کے پاس اس میں فرکٹوز کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. فرکٹوز اللہ تعالیٰ کا بنایا شوگر ہے, بٹ دین اٹ از اگین شوگر. تو دن میں 1 یا 2 سے زیادہ نہ کھائیں, دیٹ از انف, اٹ از ہیلتھی. اور مچھلی کس ایج پہ, خاص طور پہ بچوں کے لیے, کیا بچوں کے لیے, جیسے سنا ہے کہ مچھلی کھا کے جی بڑا گرمی ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, تو بچوں کے لیے کوئی ایج لمٹ ہے؟ اور بڑوں کے لیے کس کو نہیں کھانی چاہیے؟ کھانی تو میرے خیال میں کھانے کے تو فوائد ہیں ہی ہیں, نقصان کیا ہے؟ انلیس اینڈ انٹل آپ کو فش سے اسپیسیفکلی فوڈ الرجی نہیں ہے, سب کو کھانی چاہیے. اتنا بہترین کھانا ہے فش میں. آپ کے پاس اتنے زیادہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں, اور سردیوں میں تو بہت زیادہ اچھی ہے. میں نے بھی بتایا, سردیوں میں آپ وہ ڈائٹ لیں جو جسم کو اندر سے نمی دیتی ہے. فش میں آپ کے پاس اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں, اور فش خریدتے وقت ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آپ فیٹی فش لیں. فش میں جتنی زیادہ چربی ہوگی وہ آپ کی صحت کے لیے اتنی زیادہ اچھی ہوگی. اور آپ کے بچے جیسے ہی کھانا شروع کرتے ہیں, پلیز آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو ہفتے میں کم از کم 3 بار 6 سے 8 آؤنس فش کی سرونگ دیں, کیونکہ فش یہ متھ نہیں ہے, فش از ایکچولی برین فوڈ. آپ کے جو دماغ کا گرے میٹر ہے, گرے میٹر وہ حصہ ہوتا ہے جو آپ کے انٹلیکٹ کے لیے, آپ کے ڈیسیژن میکنگ پاور کے لیے, آپ کے ایگزیکٹو ڈیسیژنس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. گرے میٹر کا آدھا حصہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بنا ہوتا ہے. فش میں وہ فیٹی ایسڈ ہوتا ہے. اگین فش از ہائی کوالٹی پروٹین. پروٹین 2 ٹائپ کا ہوتا ہے, ہائی کوالٹی, لو کوالٹی. ہائی کوالٹی جو جسم میں جلدی ایبزارب ہو جائے, اور لو کوالٹی جو جسم میں جلدی ایبزارب نہ ہو. جو آپ کے پاس اینیمل میٹ ہوتا ہے وہ ہائی کوالٹی پروٹین ہے. پروٹین مل رہا ہے, دماغ تیز ہو رہا ہے, کیوں نہیں کھانی؟ بالکل کھانی ہے. اور بچوں کو بھی کسی بھی ایج سے, ہر ایک کو کھانی چاہیے. بچوں کو ہفتے میں کم از کم 3 بار دیں, کم از کم. ایکسلنٹ. جی. مرغی کے گوشت کے کوئی نقصانات ہیں اگر ہم برائلر کی بات کریں, اور گوشت خریدتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, آپ یہ بھی گائیڈ کریں. برائلر کی تو میرے بات کی سے میرے پیچھے پڑ جائیں گے, لیکن آف کورس دیسی مرغی از دا بیٹر مرغی. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ سوچنا ہو کہ آپ کے پاس بیٹر سورس آف پروٹین کون ہے, مرغی اور گوشت میں سے, تو گوشت یہاں ہے اور مرغی یہاں ہے. ریڈ میٹ از وے ابو. ایون کہ اگر آپ کہتے ہیں نا, اگر آپ انیمک ہے تو گوشت کھائیں, تو اگر آپ انیمک ہیں تو خون بڑھانے میں بھی گوشت جو ہے وہ آپ کے پاس مرغی میں زیادہ مدد کرتا ہے. اور گوشت کا سلائٹلی ڈارک کلر آپ کے پاس مرغی سے ہوتا ہی اسی ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس مایوگلوبن کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ جسم میں جا کے خون بنانے میں زیادہ ہیلپ کرتا ہے. مرغی بھی بہت اچھی ہے آپ کے پاس, لیکن جو گوشت میں کوالٹی آف پروٹین ہے دیٹ از اے بیٹر پروٹین. اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بیف سستا ہے, تو بیف آپ کے پاس مٹن سے بھی کافی سارے اس کے جو آرگن پارٹس ہیں وہ نیوٹرینٹ رچ ہیں. انفیکٹ دنیا کا سب سے زیادہ نیوٹرینٹ رچ فوڈ آپ کے پاس پتہ ہے کون سا ہے؟ بیف کا لیور. بیف کے لیور سے زیادہ نیوٹرینٹس اگر کسی ایک کھانے میں آپ مجھے لا کے دکھا دیں تو میں اپنا پروفیشن چھوڑ دوں گی. بیف کے لیور سے زیادہ نیوٹرینٹس کسی بھی کھانے میں نہیں ہے. تو آپ اگر ہیلدی رہنا چاہتے ہیں, میں تو اکثر ماؤں کو, میرے پاس مائیں آئیں گی اور کہیں گی, یہ عورتوں کو بڑی بری عادت ہوتی ہے ریڈ میٹ نہ کھانے کے, جنرلی آئیں گی کہیں گی جی نہ میں ریڈ میٹ کھاتی ہوں نہ میرا بچہ کھاتا ہے. میں کہتی ہوں جی بہت اچھی بات ہے, آپ بھی ڈل, آپ کا بچہ بھی ڈل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انٹیلیجنٹ ہوں, آپ کا دماغ تیز چلے اور آپ دبلے پتلے ہوں. میں CMH میں پروفیسر ہوتی تھی پہلے, تو مجھے یاد ہے کہ میری کولیگز یقین نہیں کرتی ہوتی تھی کہ میں ایک ٹائم پہ بیٹھ کے آدھا کلو گوشت کھا جاتی ہوں. تو وہ کہتی تھی تم تو اتنی پتلی ہو, ٹھیک ہے. تو میں کہتی تھی جی میں اسی وجہ سے پتلی ہوں کیونکہ میں گوشت بہت زیادہ کھاتی ہوں, اور یہ روٹیاں اور چاول یہ چیزیں نہیں. جو آپ کے پاس پروٹین ہوتا ہے نا, اس کا تھرموجینک افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی وہ آپ جتنا کھاتے ہیں وہ اتنی زیادہ باڈی میں کیلری برننگ پروسیس کے دوران انرجی برن کرتا ہے, اور آپ کی باڈی میں اتنی ہی تیزی سے کیلری برن ہوتی ہے. تو زیادہ گوشت کھانے والے لوگ, لیکن روٹیاں چاول اور کاربز نہیں, ہمیشہ دبلے پتلے ہوتے ہیں. دماغ بھی تیز چلتا ہے, حافظہ بھی تیز ہوتا ہے, اور گوشت کھانے والے لوگ بہت مشکل سے بیمار ہوتے ہیں. ان کی امیونٹی بھی اچھی ہوتی ہے. آپ چاہتی ہیں نا آپ کے بچے فولاد بن جائیں, رج کے گوشت کھلائیں.
जबरदस्त. अगेन सर्दियों के वजह से सवाल है कि क्या सर्दियों में वजन ज्यादा होता है या ये एक मिथ है? और अगर होता है या नहीं होता, एक तो इसका आंसर कर दें, और वजन कम करने के कुछ तरीके भी बता दें. ये भी बड़ा अच्छा सवाल है. एक्चुअली आपको पता है सर्दियों में अल्लाह ताला, सर्दियों में वेट लूज करना ज्यादा आसान है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठाते. मैं उसका रीजन बता दूं. आपको पता है आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो सर्दियों में तेज होता है और वो गर्मियों में कम होता है. अल्लाह उसको सर्दियों में इसलिए तेज करता है कि बाहर ठंडा होता है ना, तो अंदर ज्यादा वो तेज करता है ताकि वो गर्मी पैदा हो सके, और गर्मियों में अल्लाह उसको कम कर देता है क्योंकि बाहर गर्मी होती है तो अंदर ज्यादा गर्मी जनरेट ना हो. तो वजन कम करना किस मौसम में आसान हुआ? सर्दियों में आसान हुआ जब. लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हम इतने हलवे, हरीसे, पाए, निहारियां और इतना कुछ हम खाते हैं कि हम उल्टा उसको बढ़ा देते हैं. तो द बेस्ट थिंग टू कंट्रोल योर वेट इन सर्दियां है, क्योंकि सर्दियों में क्रेविंग्स भी ज्यादा होती हैं. अच्छा, सर्दियों में भूख भी से ज्यादा लग रही होती है क्योंकि आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस तेज हुआ होता है. आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहें. देखिए जी, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होंगे, आपको पता होगा मैंने इतने घंटे अपना मुंह बंद रखना है, तो आप ओवर ईटिंग करेंगे ही नहीं. और अपनी मील को स्नैक्स की जगह 2 या 3 सॉलिड मील्स में डिवाइड कर दें, और अपनी जो रोटी और कार्ब है वो दिन में 1 मील से ज्यादा ना लेंगे. जनरलाइज मैं रूल बता रही हूँ, वरना मैंने आपको बताया हर इंसान का वेट लॉस प्लान डिफरेंट होता है. सर्दियों में गर्म पानी से नहाना चाहिए या नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए? देखिए, पानी हमेशा ठंडे से नहाना चाहिए. सर्दियों में भी खुद भी मैं ये नहीं फॉलो कर पाती हूँ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन नहाना हमेशा ठंडे पानी से चाहिए अगर आपको उसके वाकई आयुर्वेदिक और हेल्थ बेनिफिट्स उठाने हैं. तो स्पेसिफिक रीजन कोई गर्म पानी से क्यों नहीं नहाना चाहिए? देखिए, गर्म पानी आपके पोर्स बंद कर देता है, ठीक है. जो ठंडा पानी है ना, दैट एक्चुअली अलाउज यू टू हील एंड दैट एक्चुअली अलाउज योर थर्मोस्टेट टू बी रेगुलेटेड बेटर. इनफैक्ट अगर आप ट्रैवल करें मोरक्को में और टर्की में, और अगर आप उनके हमाम वगैरह लें, तो जब वो आपका हमाम ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद वो आपके ऊपर ठंडा यख पानी डालते हैं, सो दैट यू कैन एक्चुअली मेडिकली बेनिफिट फ्रॉम इट. बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आजकल देखा जा रहा है. खास तौर पे अगर हम अपने आसपास देखें तो जितनी देर मोबाइल है, ठीक है, जैसे मोबाइल लेंगे तो वो बहुत बड़े गुस्से में आ जाएंगे. क्या रीजन है और सोल्यूशन क्या है? माँ बाप रिस्पॉन्सिबल हैं. एक तो प्लीज खुदा के वास्ते अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए. स्क्रीन टाइम, इतने सारे मेरे पेशेंट्स हैं हाफिज साहब जिनके बच्चों का स्क्रीन टाइम का हमने कम किया तो उनकी स्पीच वापस आ गई है. आपके बच्चे का IQ कम होता है, अब तो ये बाहर रिसर्चेस भी हो गई हैं. आपका बच्चा डल होता है, उसका स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होता है, और ये आदत उसको पेट से नहीं हुई है, ये आदत आपने उसको डाली है तो उसको ये आदत हुई है, ठीक है ना. द सेकंड थिंग इज दैट बच्चों में चिड़चिड़ेपन की जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा बेसिक वजह, बिहेवियरल तो मैं नहीं इस वक्त बात कर रही हूँ, तरबियत पे, वो आपके पास शुगर का इंटेक ज्यादा है. देखिए जी, जिस इंसान का चाहे बच्चा हो बड़ा हो, ब्लड शुगर लेवल अनस्टेबल होगा, उसका मूड भी अनस्टेबल होगा. अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेंगे, जंक फूड लेंगे, तो आपका शुगर ऐसे 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 जाएगा, तो आपका मूड भी ऐसे 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 जाएगा. वो बच्चा भी कभी दीवारों से छलांग मारेगा, कभी रोएगा, कभी चिड़चिड़ा होगा. बच्चों को आप जितना हेल्दी खाना देंगे, उनके ब्लड शुगर लेवल्स उतने ही स्टेबल होंगे. ऑल्सो बच्चों में B1 विटामिन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन D, इन न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना पड़ता है. और ये न्यूट्रिएंट्स तो आप बच्चों को तभी देंगे ना जब आप उनको जंक फूड नहीं देंगे, तो फिर वो हेल्दी खाने ले पाएंगे. B1 की कमी से, विटामिन D की कमी से, B6 की कमी से, जिंक की कमी से बच्चे की नींद भी खराब होती है, मूड भी खराब होता है, हाइपर एक्टिव भी होता है, फोकस भी खराब होता है, वो चिड़चिड़ा भी होता है. सुबह खाली पेट सबसे पहले क्या खाना चाहिए, या नाश्ता किस तरह का होना चाहिए? पानी होना चाहिए सबसे पहले तो आपके पास, और सुबह उठते ही ठंडा यख पानी होना चाहिए. वो आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है. उसके बाद पूरा दिन गर्म पानी पिए. सुबह उठते ही ठंडा यख पानी पिए, उसके बाद पूरा दिन गर्म पानी पिए आपके पास. और नाश्ता कोशिश करें, यू शुड ऑलवेज अर्न योर ब्रेकफास्ट, विन योर ब्रेकफास्ट. यानी आपको उसके लिए मेहनत और तगुदू करनी चाहिए, उसके बाद नाश्ता करना चाहिए. जितनी देर सुबह उठ के, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 बजे उठती हुई, मेरी रूटीन है बहुत ज्यादा सालों से, 2012 से. तो मेरा नाश्ता होता है, अगर जिस दिन मैंने रात को बहुत जल्दी खाया हो, शाम को 4-5 बजे, 9-10 बजे हो जाता है. जिस दिन 6-7 बजे खाया हो, 11-12 बजे होता है. कोशिश करें उसको मैक्सिमम आगे ले जा सकें. और जब आप इतनी देर के फास्ट के बाद खाएं तो एकदम कोई हैवी मील ना लें. स्टार्ट कोई हल्की फुल्की चीज से, 2 खजूरें खा ली, 1 केला खा लिया, 30-40 मिनट्स गुजरने दिए ताकि ब्लड शुगर एकदम ऊपर ना जाए, कुछ हल्का लिया. और उसके बाद फिर अपनी प्रॉपर मील ली, और मील में ये सफ़ेद रोटियां, सफ़ेद डबल रोटियां, और ये क्रीम्स और पाइज और डोनट्स, ये चीज़ें ना लें. अंडे लें, अच्छे दलिए लें, ग्लूटेन फ्री ग्रेन रोटियां लें, घर के बने कबाब, और इस तरह की चीज़ें लें. थोड़ा सा आपके ब्रांड पे आते हैं, फिर हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं. ब्रांड आपने कब लॉन्च किया और क्यों जरूरत पड़ी लॉन्च करने की, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? जी हाफिज साहब, ब्रांड मैंने इसलिए लॉन्च किया जिस वजह से मैंने अपनी डिजिटल कंसल्टेंसी लॉन्च की, और जिस वजह से मैंने बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स देना शुरू किए, अवेयरनेस और लोगों की फलाह, ठीक है, ऑफ कोर्स, एंड देन इट्स माय बिजनेस एज वेल. क्योंकि हमारे पास प्रीमियम ऑर्गेनिक्स की, हमारे पास नेचुरोपैथी की, हमारे पास होलिस्टिक ट्रीटमेंट की कमी तो छोड़े, नो हाउ ही नहीं है. अब मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग आते हैं और कहते हैं प्रोबायोटिक. आम बंदे को प्रोबायोटिक का लफ्ज पता है माशाल्लाह, क्योंकि बात की है, मैंने बोला है, तो अब लोगों को पता लगना शुरू हो गया. प्रोडक्ट्स मेरे पास माशाल्लाह, मैंने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था. इस महीने अब मेरे पास 46 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे. मेरे पास
पास 100% ऑर्गेनिक काउ देसी घी, नारियल, जैतून का तेल, शहद, स्टिविया, केमिकल फ्री शैम्पूज और ऑयल से लेके अभी इतने सारे मैंने हर्ब्स की बातें की हैं, वहां तक से लेके माशाल्लाह बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है। अल्लाह का शुक्र है। और कितने पैसे कमा लेती हैं कितनी सेल्स कर लेती हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस हो जाता है, ठीक गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह। और जो लोग आपके पास आते हैं आपके पास कंसल्टेंसी वगैरह के लिए, तो क्या टाइमिंग्स होती है? बल्कि आप पाकिस्तान में खैर होती बहुत कम है, लेकिन अगर हो तो कहाँ पे अवेलेबल होती है, किस टाइम पे अवेलेबल होती है? आधा टाइम होती हूँ, आधा टाइम नहीं होती, लेकिन काम मैं सारा टाइम कर रही होती हूँ। ऑनलाइन मेरा हर वक्त काम चल रहा होता है। मैं लाहौर में अवेलेबल होती हूँ फिजिकल कंसल्टेशन के लिए, ऑनलाइन मैं पूरी दुनिया में हर वक्त कर रही होती हूँ। स्माइल ऑन मेडिकल एंड डेंटल सेंटर में लाहौर में मैं पेशेंट्स देखती हूँ जिन दिनों में पाकिस्तान में होती हूँ, बाकी ऑनलाइन हर वक्त। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या तरीका कार होता है? अपॉइंटमेंट लेने के लिए सिर्फ एक ही नंबर है, 032194366069। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। एक दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है, हफ्ते के अंदर का स्लॉट मिल जाता है। और अगर आप इजाजत दे तो प्रोडक्ट्स का लिंक मैं बता दूं। जी प्लीज जी, www.holisticwisdombysaharchavla.com पर जाएं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, प्रोडक्ट्स व्यू करें। और ये जो इन्होंने बातें की है, जो इन्होंने नंबर बताया, वेबसाइट ये आपके सामने स्क्रीन पे भी लिखी आ रही है, यहाँ से आप इसको, लेकिन बात वो ये कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप मैसेज करना है सिर्फ। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा, चलें लोग तो सीखेंगे, लेकिन मुझे खुद बहुत सा सीखने को मिला। लास्ट पे खाने पीने के हवाले से या किसी भी हवाले से पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज प्लीज? बस एक छोटी सी बात कहूंगी, दो बातें कहूंगी एक्चुअली। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन। हर चीज को म्याना रवि से करें और म्याना रवि को भी म्याना रवि से करें। और दूसरी बात ये कहूंगी कि गॉड मेड चीजें खाएं, मैन मेड चीजें ना खाएं, लाइफ सिंपल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम।